आज का लेक्चर जो है वो लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहला जो टॉपिक है आज का वो न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो टॉपिक है उसमें तीन तरह के न्यूट्रिशन एनिमल्स जो है वो होता है। इसमें पहला होता है हर्बीवोरस, दूसरा होता है कार्निवोरस और तीसरा होता है ओमनिवोरस। तो इसके बारे में तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ होगा। हर्बीवोरस जो होता है ग्रास ईटर होता है, कार्निवोरस फ्लैश ईटर होता है, मतलब मांस ईटर है, और ओमनिवोरस होता है वो दोनों होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ग्रास ईटर है, मतलब हम लोग पैडी वैडी जो हो गया, धान गेहूँ चावल ये सब अनाज भी खाते हैं, और मतलब वो मीट भी खाते हैं हम लोग। तो ये हो गया हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस का तो बात खत्म हो गया। ये सब इसको कुछ ज्यादा लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ा हुआ होगा पहले से। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन इन ओमीगा। हम लोग सीधे न्यूट्रिशन इन ओमीगा पे चलते हैं, ओमीगा के न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। तो ओमीगा जो होता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओमीगा जो एनिमल, गाइस ओमीगा जो एनिमल है ना, उसका स्ट्रक्चर मैं पहले आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसका सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन बहुत थिन होता है, मतलब बहुत पतला सेल मेम्ब्रेन होता है इसका। और जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस ओमीगा में वो कुछ इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए जो हमारा क्या है ओमीगा है, तो ये जो ओमीगा है इसके सामने अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे जैसे मान लीजिए दिखा इसको, ये मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल और यहाँ पे ओमीगा है, तो इसके पास चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे हम लोग जो है मल्टी सेलुलर है और ओमीगा जो है यूनिसेलुलर है। तो चूंकि ओमीगा यूनिसेलुलर है तो इसके पास माउथ नहीं है, इसके पास मतलब हार्ट नहीं है। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ओमीगा के पास कैरेक्टराइज्ड सेल्स या टिश्यूज नहीं है। हर फंक्शन को करने के लिए ओमीगा के पास कैरेक्टराइज्ड टिश्यूज नहीं है। तो जो भी अपना काम करता है ओमीगा अपने सेल मेम्ब्रेन से ही करता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू करता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस अपना क्लास 9 में पढ़ा हुआ होगा, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब जैसे उसमें वो वाला एग्जांपल होगा अगरबत्ती वाला, कि रूम में कहीं पर अगरबत्ती जला जाता है तो एक अगरबत्ती का सेंट रूम में चारों तरफ फैल जाता है। तो मान लीजिए ओमीगा को यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखा, तो ओमीगा का क्या होगा, इसका स्टेप होता है न्यूट्रिशन का। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ओमीगा का जो ये स्ट्रक्चर है वो ऐसे था, मतलब पहला स्टेप तो ऐसे था, यहाँ पे फूड पार्टिकल दिखा था। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ओमीगा का जो फूड पार्टिकल है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पे। तो इस तरह से जो ओमीगा का हुआ ना यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका, तो ये फूड पार्टिकल यहाँ पे है, तो ओमीगा ने ये अपना माउथ बना लिया। ये जो स्ट्रक्चर है ओमीगा का, ये इसको बोलते हैं माउथ ऑफ ओमीगा। ओमीगा जो है अपना स्ट्रक्चर से, अपने सेल मेम्ब्रेन से ही माउथ बना लेगा। तो अब क्या होगा, जब ओमीगा ने यहाँ पे माउथ बना लिया तो इसको जो है, ये माउथ जो है इसका जो ये दोनों पर्सन है, इसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, जो स्टार्ट होता है पी से। पी सूडोपोडिया होता है, मतलब इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, पी साइलेंट आता है यहाँ पे। तो ये सूडोपोडिया होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं सूडोपोडिया। और ये पूरा इसका स्किन है, और यहाँ पे इसका फूड पार्टिकल आ गया, सेकंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये फूड पार्टिकल जो है ओमीगा के अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक, ओमीगा के एंटर कर जाएगा फूड पार्टिकल। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा इसका, मतलब यहाँ पर डाइजेशन होगा। और डाइजेशन होने के बाद ये जो है एब्जॉर्प्शन होगा, ओमीगा में फूड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन होगा फूड जो है। अब देखिए न्यूट्रिशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन एनिमल्स, तो न्यूट्रिशन तो हम लोग समझ रहे हैं क्या होता है न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम लोग पिछली वीडियो बात कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं दिखा है, एक और जरूरी बात, आप लोग अगर पिछली वीडियो मेरा नहीं देखा लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 1 सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो क्या हम लोग, हाँ, अब यहाँ पे डाइजेशन तो इसका हो गया। तो हम लोग न्यूट्रिशन लेते क्यों है, न्यूट्रिशन लेते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। बॉडी का जो नीड्स है, जो फंक्शन कर रहा है सब बॉडी अपने, उसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो डाइजेशन इसको हो गया, डाइजेशन तो इसका हो गया, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद फिर होता है जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एलिमिनेशन, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीशन होता है। तो ओमीगा का ये प्रोसेस होता है। अब मैं थोड़ा बुक पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। जैसे कि हम लोग बात किया हुआ है, तो इसमें सबसे पहला होता है इंजेक्शन।
तो इंजेशन का मतलब होता है टेकिंग द फूड पार्टिकल इन द माउथ, मतलब माउथ में फूड पार्टिकल को अंदर लेना, इसको इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। उसके बाद डाइजेशन है, तो डाइजेशन का मतलब होता है कि जब खाना पच रहा है उसको, मतलब जो इसने खाया फूड पार्टिकल, वो जब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है तो उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, तो उसके बाद जो डाइजेस्ट होने के बाद खाना जो बॉडी में से एब्जॉर्ब हो रहा है नीड्स को पूरा करने के लिए, इसके उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एलिमिनेशन होता है, मतलब जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ है उससे जो एनर्जी मिलता है रेस्पिरेशन के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन। और उसके बाद जो बचा कुचा वेस्ट प्रोडक्ट है वो जब निकलता है बाहर तो उसको बोलते हैं इजेशन, और इजेशन को ही एक्सक्रीशन में बोलते हैं, जो ह्यूमन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोगों ने अभी ओमेगा का बात किया था, उसी तरह से एक होता है और पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। मान लीजिए भी फूड पार्टिकल है तो वहां पर वैसा फूड पार्टिकल होता है, लेकिन उसमें क्या होता है पैरामीशियम में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होता है, मतलब ये तो स्ट्रक्चर उसी जैसा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि पैरामीशियम के पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। तो ये क्या करता है कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो होता है वो फूड पार्टिकल को अपनी तरफ खींचने में हेल्प करता है। तो देखिए जो बुक का लाइन है कि पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सीलिया, उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया बोलते हैं, टू स्वाइप द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इट्स माउथ। वो वाटर में जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको स्वाइप करता है और सीलिया करता है, और ये इसका जो माउथ है इसमें फूड पार्टिकल्स को इसके पास ला देता है। अब यहां तक हम लोगों ने यूनिसेलुलर की बात कर लिया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे मल्टी सेलुलर यानी ह्यूमन्स में। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, सो गाइस अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब न्यूट्रिशन हम लोग हैं, मतलब मैं, आप या आपके जो भी मतलब ह्यूमन्स जो है, ह्यूमन जो है अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार करते हैं, मतलब अपना खाना किस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार खाते जो है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, खाना खाने से लेकर के बाथरूम जाने तक, मतलब एक्सक्रीशन कराने तक, ये जो प्रोसेस है ये किस तरह से है, पूरा प्रोसेस हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इंजेक्शन होता है। तो देखिए 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला इंजेक्शन है, इंजेक्शन। दूसरा होता है डाइजेशन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एलिमिनेशन, और पांचवा होता है इजेशन, मतलब एक्सक्रीशन। तो इजेशन का सबसे पहला चीज है कि इजेशन जो है इसका मतलब होता है फूड को मुंह में लेना, माउथ में इंटर करना फूड को। जब हम जैसे खाते हैं यहाँ पे जिसको खा रहे हैं तो माउथ में जब जाता है यहाँ तक फूड, तो उसको बोलते हैं इजेशन। उसके बाद जो माउथ से अंदर चला जाता है फूड पैक्स होते हुए जब पेट में जाता है तो वहां पर हम लोग का डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो है, तो जो हम लोगों ने खाना खा लिया, ठीक है, हम लोगों ने खाना खा लिया, मेरा डाइजेशन भी हो गया। अब डाइजेशन होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है कि वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा जो फूड है जो डाइजेस्ट हो गया है वो वहां से अब एब्जॉर्ब होने लगता है। तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, ब्लड उसको लेके और जहां जिस सेल को जिस तरह के फूड को मतलब मटेरियल की जरूरत है वो ब्लड जो है वो हर जगह उसको पहुंचाता है, एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद एलिमिनेशन होता है और उसके बाद इंजेक्शन होता है। तो एलिमिनेशन में हमने बात किया हुआ था अभी कि जो फूड पार्टिकल है थ्रू रेस्पिरेशन कराता है वो उसको ऑब्टेन कराता है एनर्जी, हाँ एलिमिनेशन में एनर्जी ऑब्टेन कराता है, और उसके बाद इंजेक्शन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको बाहर निकालना, जैसे यूरिन होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड होता है। तो देखिए द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स इन सीक्वेंस आर माउथ, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब स्टेप्स हैं। जैसे जैसे फूड जहां जाता है उसका स्टेप है। तो इंजेक्शन की बात करते हैं, द ह्यूमन बीइंग हैव अ स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड माउथ। उसके बाद डाइजेशन है, तो डाइजेशन में हो गया, हाँ डाइजेशन में थोड़ा लंबा हम लोग को बात करना है, इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे हम लोग। तो देखिए डाइजेशन को मैं बेहतरीन एक्सप्लेन करना चाहूंगा। द माउथ कैविटी और बकल कैविटी इधर होता है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, माउथ से जब थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहां पे माउथ कैविटी होता है। देखिए हाँ यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को देखिए, यहाँ से हम लोगों ने फूड लिया हुआ है, ये माउथ कैविटी जिसको बकल कैविटी बोलते हैं।
उसके बाद ये ओसोफेगस है, ये जो पाइप है ये ओसोफेगस है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे खाना आता है, यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल के बाद फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर अनस के थ्रू जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम है बुक में दिया हुआ जो। उसके बाद माउथ कैविटी कंटेन्स टीथ, माउथ कैविटी के पास टीथ होता है ये यहाँ पे। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड होता है। उसके बाद टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। देखिए सबसे पहला जो बात है ना, सबसे पहला हम लोग का फूड का जो डाइजेशन होता है वो माउथ में होने लगता है। सबसे पहला फूड का डाइजेशन हम लोग कहाँ पे होता है? माउथ में। जैसे में कि मान लीजिए दांत है, टीथ जो है वो फूड को तोड़ता है, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में, तो फूड के पार्टिकल्स को तोड़ के बांट देता है। उसके बाद द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन। हाँ देखिए टीथ जो है वो फूड के फिजिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद जितने भी जूसेस हैं अंदर चलेंगे, बात करेंगे हम लोग, तो हम लोग को पता चलेगा कि बहुत सारे जूसेस होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, वो सब जो है मतलब जूसेस ही होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉरी हार्मोन नहीं, आई एम सॉरी, एंजाइम्स होते हैं, तो वो केमिकल डाइजेशन कराते हैं। द सैलिवरी ग्लैंड हेल्प्स इन केमिकल डाइजेशन बाय सिक्रेटिंग एंजाइम। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो केमिकल डाइजेशन करता है बाय सिक्रेटिंग एंजाइम, एंजाइम को सिक्रेट करता है। अब देखिए क्या होता है, मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जब फूड हमारा माउथ में रहता है, जब फूड हमारा माउथ में रहता है तो यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड है, तो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी अमाइलस निकलता है, ठीक ना। सलाइवा जिसको बोलते हैं, सलाइवा मतलब लार होता है, ये जो मतलब टंग पे जो लार होता है ये अल्कलाइन मीडियम का होता है। तो सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवरी अमाइलस निकलता है, ठीक, इसको सलाइवा भी बोलते हैं। तो ये सबसे पहला डाइजेशन कराता है केमिकल डाइजेशन में, केमिकल डाइजेशन कराता है ये, और सबसे पहला केमिकल डाइजेशन कराता है माउथ में। उसके बाद उसके थ्रू फूड पाइप से फूड जो है वो एंटर करता है स्टमक में। तो स्टमक में एंटर करने के बाद अब बात करते हैं स्टमक का। तो जब फूड पार्टिकल स्टमक में एंटर करता है तो यहाँ पे क्या होता है, द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल्स। देखिए स्टमक में बात करता है तो स्टमक जो होता है वो जे शेप का होता है। लेकिन सबसे उससे पहले थोड़ा सा ऊपर बात कर लेते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। इसका मतलब ये होता है जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, मैं इसको यहाँ पे बताता हूँ। जो फूड पाइप है हम लोग का, तो जब हम लोग खाना खाते हैं, ये जो फूड पाइप है, तो खाना खाने का क्या होता है कि हम लोग का जो फूड पार्टिकल यहाँ पे होता है तो ऊपर से ये ऐसे चिपकने लगता है, ये ऐसे चिपकने लगता है, और फिर फूड पार्टिकल जिस तरह से नीचे जाता रहता है, जिस तरह से जाता है नीचे, उस तरह से ये जो है ऐसे होता लगता है, ऐसे मतलब ऊपर से प्रेस होने लगता है, ऐसे 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 प्रेस होने लगता है, ये प्रेस करने लगता है। जैसे ऐसे पार्टिकल्स नीचे आते हैं प्रेस करने लगता है, और फिर ऊपर से खुलता जाता है। मतलब एक पार्टिकल आया तो उसके लिए प्रेस हुआ, फिर दूसरा पार्टिकल आया तो उसके लिए खुल गया, वैसे खुल जाता है, फिर प्रेस होता है, फिर खुलता है, फिर प्रेस होता है। मतलब आप बात तो समझ जाएगा, फिगर 3D। तो जो वो खुलता है और जो बंद होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो होता है उसको बोलते हैं पेरिस्टोमैटिक मूवमेंट। उसके बाद स्टमक की बात करते हैं। अब यहाँ तक तो हो गया, फूड पाइप में फूड एंटर कर चुका है, फूड पाइप से अब स्टमक में जाएगा। तो स्टमक जो हमारा होता है वो जे शेप का होता है। द स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। हमारे पेट में जो मतलब यहाँ पे जो है इधर का लेफ्ट साइड में होता है, इधर कहीं यहाँ पे होता है पेट, जे शेप का होता है। द स्टमक फॉरवर्ड डाइजेस्टेड इन द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन स्टमक। द फूड इज चर्न्ड इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। फूड जो है हमारा वो हमारा स्टमक में लगभग 3 घंटे तक रहता है। बात तो समझ रहे हैं आप लोग, फूड जो है स्टमक में 3 घंटे तक रहता है, मतलब वहां पर डाइजेशन होता रहता है, ऐसा नहीं कि स्टोर होकर रहता है, कुछ होता ही नहीं है, वहां पर काम चलता रहता है उसका। ड्यूरिंग दिस टाइम द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू ड्यूरिंग दिस टाइम द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू स्टिल स्मॉल पीसेज एंड फॉर्म अ सेमी सॉलिड पेस्ट। और जो हमारे पेट में 3 घंटे तक जो फूड रहता है तो वहां पे वो टूटता है स्मॉल पार्ट्स में और सॉलिड पेस्ट बनता है। उसको द स्टमक वॉल कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल। द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूसेस। अब देखिए यहाँ पे जो होता है स्टमक में 3 ग्लैंड होते हैं, 3 तो ग्लैंड्स होते हैं। द गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। और इस बात को समझिएगा, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके बाद पेप्सिन होता है पेप्सिन एक एंजाइम होता है, और उसके बाद म्यूकस होता है। तो अब इस बात को थोड़ा समझिएगा, होता है मैं बताता हूँ कैसे। जब हम लोग का फूड एंटर करता है स्टमक में, जब हम लोग फूड पाइप से स्टमक में एंटर करता है तो वहां पे सबसे पहले HCl सिगरेट
मतलब फूड पे एक्शन करने के लिए HCl सीक्रेट होता है। अब बताता हूँ इस बात को, फूड पे अपना एक्शन करने के लिए HCl सीक्रेट होता है। तो यहाँ पे एक डाउट हो सकता है आपको, जैसे मान लीजिए जो HCl जो है वो तो एसिड है, डाइल्यूट होता है बट एसिड है। तो HCl जो एसिड है, पहले तो आप लोगों ने एसिड बेस एंड सॉल्ट में या उसके पहले केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया, आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है, कि एसिड जो है वो आयरन तक को भी, मतलब किसी भी मेटल को एसिड गला देता है। एसिड जो है वो किसी भी मेटल को गला सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, आप लोगों को डाउट हो सकता है कि जो एसिड अगर किसी भी मटेरियल को गला सकता है तो फिर एसिड हमारे पेट को, हमारे स्टमक को जो है एसिड क्यों नहीं गला पाता है ना? डाउट है, हो सकता है कि एसिड जो है वो हमारे स्टमक के वॉल्स को या फिर स्टमक को ही पूरी तरह से क्यों नहीं गलाता है। तो होता इसमें यह है कि देखिए, मैं इसको पूरी स्टोरी की तरह बताता हूँ। होता इसमें यह है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक ना, तो खाना खाने का एक टाइम होना चाहिए, और टाइम नहीं होगा उसका भी चीज में कारण बताऊंगा, उसकी दिक्कत क्या होती है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खाने का कुछ टाइम है, तो स्टमक को पता है कि जब स्टमक पूरी तरह से खाली है तो उसको पता है कि अब जो है वो मुझे, मतलब अब जो है इंसान ये खाना खाएगा। तो जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उससे कुछ समय पहले हमारे पेट का जो वॉल है उस वॉल पे एक म्यूकस बनता है, ठीक ना, हमारे पेट का है। जैसे मान लीजिए जैसे ऐसा पेट है ना ये, तो यहाँ से एक ग्लैंड निकलेगा, सॉरी एंजाइम निकलेगा जिसको बोलते हैं हम लोग म्यूकस, और ये पूरे स्टमक वॉल पे म्यूकस बन जाएगा, पूरा म्यूकस बन जाएगा। म्यूकस जो है इस स्टमक को, हमारे जो स्टमक वॉल है इसको कवर कर लेगा यहाँ पे म्यूकस, ठीक। तो जब म्यूकस कवर कर लेगा इसको, और उसके बाद यहाँ पे फूड पार्टिकल आएगा, फिर तब जाके HCl रिलीज होगा। तो जो म्यूकस जो है कवर करता है, तो इसका फंक्शन क्या होता है म्यूकस का? म्यूकस इसीलिए कवर करता है ताकि HCl से हमारे स्टमक के वॉल को बचा सके। बात को समझ रहे हैं? म्यूकस इसीलिए फॉर्म होता है ताकि HCl जो एसिड है उससे हमारे स्टमक के वॉल को प्रिवेंट कर सके। तो जब यहाँ पे म्यूकस फॉर्म हो जाता है तो फिर HCl जो है अपना फूड पार्टिकल्स को तोड़ता है, और उसके बाद HCl में जो क्लोरीन है या HCl भी पूरी तरह से वो हमारे जो जम्स आते हैं यहाँ पे स्टमक में, जम्स को भी किल करता है HCl, और फूड को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद म्यूकस जो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ताकि हमारे पेट को हार्म ना हो पहुंचे, और उसके बाद जो एंजाइम पेप्सिन है वो इसमें प्रेजेंट प्रोटीन को, मतलब फूड पार्टिकल्स में प्रेजेंट प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ता है। हाँ सही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज की मैं बात कर लूँ कि जो म्यूकस होता है ना, ये अगर हम लोग टाइम पे खाना ना खाए तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है, अगर जैसे म्यूकस तो हमेशा फॉर्म होना ही है, खाना का पर टाइम होगा तो म्यूकस फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलती की, अगर आपने टाइम पे खाना नहीं खाया तो म्यूकस फॉर्म होता है पहले, और फिर ये अगर टाइम पे खाना नहीं मिला तो फिर ये म्यूकस फट जाता है, ठीक है ना, ये म्यूकस फट जाएगा। और अगर म्यूकस फट जाता है तो फिर इसी कारण गैस होता है। गैस जो होता है वो गैस होने का एक कारण ये भी है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं, बट गैस होने का एक कारण ये भी है कि म्यूकस जो है वो जब आप टाइम पे खाना नहीं खाते हो तो म्यूकस फट जाता है, तो म्यूकस फटने के कारण ही गैस बनाने लगता है। उसके बाद और भी कुछ कारण होते हैं, डाइजेशन का बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इससे आगे थोड़ा चलते हैं। The function of hydrochloric acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic so that the enzyme pepsin can digest the proteins properly. The protein digestion begins in the stomach. Please note that the protein digestion enzyme pepsin is active only in the presence of acid. देखिए, और पेप्सिन जो एंजाइम है, एंजाइम पेप्सिन जो है वो तभी काम करता है जब मीडियम जो है उसके लिए एसिडिक हो। तो HCl जो है एसिडिक मीडियम बना देता है, तो अपना पेप्सिन जो है वो काम करने लगता है। उसके बाद द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम इट्स ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने बता चुका है कि म्यूकस जो है हाइड्रोक्लोरिक के सिक्रेशन से हमारे वॉल को, स्टमक वॉल को बचाता है। इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड, अब बात को समझिएगा, अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कॉज द इरोजन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक लीडिंग टू फंक्शन ऑफ अल्कर्स इन द स्टमक। ये अल्कर्स जो है एक तरह का बीमारी है, मतलब बोल सकते हैं इसको, हाँ, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को कटाव कर देगा, उसको काट देगा, उसको बर्बाद, मतलब बर्बाद कह सकते हैं। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ के बाद, अब यहाँ पे जो है बताया है कि सेमी सॉलिड पेस्ट बनता है, तो इसका मतलब कि पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। तो पेट के बाद कंप्लीट पार्शियल डाइजेशन के बाद अब ये जो है फूड जो है, फूड पार्टिकल्स जो है अब चले जाते हैं कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कहा थे हम लोग, हाँ, द एक्सिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज रेगुलेटेड बाय अ स्फिंक्टर मसल विच रिलीजेज
इट इन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब पेट स्टमक के बाद अब जो हमारा फूड पार्टिकल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम द स्टमक द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आके अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नाम है स्मॉल लेकिन पार्ट है लार्जेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग इन एडल्ट मैन। अब देखिए दो चीज होती है यहाँ पे, एक स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग इंटेस्टाइन। याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बड़ा होता है, 6.5 मीटर का होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो छोटा होता है। तब डाउट है यहाँ पे कि जब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है तो फिर उसका नाम स्मॉल क्यों है, जो लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है तो उसका नाम लार्ज क्यों, उल्टा नाम क्यों रखा हुआ है? एक्चुअली नाम उल्टा नहीं है, बट ये लंबाई पे नहीं वेथ पे नाम दिया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब है कि उसका जो वेथ होता है वो पतला होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसको इसलिए कहा हुआ है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका वेथ चौड़ा होता है, मोटा होता है। थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेरी लॉन्ग, इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वेरी नैरो। बात वही है जो मैंने बताया। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ कॉइल इन आवर बेली। हमारे पेट में वो कॉइल के फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन बना हुआ होता है। प्लीज नोट दैट द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर हम लोग काऊ और एनिमल्स की बात करेंगे, हम लोग ह्यूमंस बीइंग का। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट फूड। सेलुलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है विच डाइजेस्ट विथ डिफिकल्टी, जो डिफिकल्टी से डाइजेस्ट होता है। सो द हर्बिवोरस एनिमल लाइक काऊ विच ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जैसे हर्बिवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जैसे काऊ होती है जो ग्रास ईटर होते हैं, उनको उसको थोड़ा लार्ज इंटेस्टाइन चाहिए। तो उनका जो काऊ होता है तो काऊ में इंटेस्टाइन का जो साइज होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। इट अलाउज द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू डाइजेस्ट कंप्लीटली, क्योंकि सेलुलोज का जो फूड होता है ना, सेलुलोज फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। तो सेलुलोज काऊ जो है वो सेलुलोज ईटर होती है, सेलुलोज ज्यादा खाती है। ऑन द अदर हैंड मीट इज अ फूड विच इजियर टू डाइजेस्ट। क्या बात है, मीट जो फूड होता है वो डाइजेस्ट इजी होता है। सो द कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर्स which eat meat have a shorter small intestine। अब जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं लाइक लायन और टाइगर, उनको डाइजेशन में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए उनके पास स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और हम लोग के पास नॉर्मल इंटेस्टाइन होता है क्योंकि हम लोग ग्रास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ना वो कंप्लीट डाइजेशन का साइट होता है, ठीक ना, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पार्टिकल्स नहीं जाते हैं बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट प्रोडक्ट जाते हैं, ठीक, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होने लगता है फिर फूड का। तो बात करते हैं कि द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स द सिक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स, उसमें होता है लीवर एंड पेनक्रियाज। अब लीवर और पेनक्रियाज दो ग्लैंड होते हैं, दो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लीवर और पेनक्रियाज से सेक्रेशन जो होता है एंजाइम्स का उसको सेक्रेट करता है, वो उसको रिसीव करता है। तो देखिए क्या होता है, लीवर जो है वो सेक्रेट करता है बाइल जूस, ठीक, लीवर जो है वो बाइल जूस को सेक्रेट करता है, जो कि बाइल जूस इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है नॉर्मली बाइल जूस। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए एक चीज को समझना अच्छी तरीके से कि हम लोगों ने अभी तुरंत पहले पढ़ा हुआ था कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बेहतरीन पॉइंट है। अब यहाँ पे जैसे पेप्सिन जो है, तो पेप्सिन तब काम करता है जब मीडियम जो एसिडिक हो, तो उसके लिए HCl है। और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स तब काम करते हैं जब मीडियम जो है वो अल्कलाइन हो, अल्कलाइन मतलब बेसिक होता है, तो अल्कलाइन मीडियम जब हो तो अल्कलाइन के लिए ये बाइल जूस है, ठीक है, बाइल जूस है। तो HCl का तो हम लोगों ने काम पढ़ लिया हुआ है। और बाइल जूस जो है वो मीडियम को अल्कलाइन कर देता है, तो हम लोग फूड लेते हैं, मतलब एसिडिक पहले होता है HCl के कारण, और फूड में भी एसिड होता है। तो बाइल जूस क्या करता है कि बाइल जूस जो है वो पूरे मीडियम को अल्कलाइन कर देता है ताकि वो पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो अपना काम कर सके। तो बाइल जूस के फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शन है। पहली बात की बाइल जूस जो है वो अल्कलाइन करता है मीडियम को ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है काम कर सके। और दूसरा बाइल जूस जो है फैट को ब्रेक करता है। बाइल जूस हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड, सॉरी फैट, और फैट जो है वो फैटी एसिड में टूटते हैं। उसके बाद ये सब तो वो क्या होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन वाले थे, बाइल जूस वाला।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक पहला छोड़ता है बाइल छोड़ता है, और दूसरा एक होता है और सेक्रेशन होता है किसका, दूसरा पेनक्रियाज का। हाँ, तो पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज जो होता है ग्लैंड, वो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेंट करता है, जैसे पेनक्रियाटिक अमाइलस, ट्रिप्सिन या लाइपेज। अब देखिए, पेनक्रियाज सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीज होती है। उसमें क्या क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलस, उसका ट्रिप्सिन मतलब ट्राइप्सिन बोलते हैं उसको, और उसके बाद लाइपेज। तो द एंजाइम लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, जो एंजाइम लाइपेज होता है, सॉरी अमाइलस जो होता है पहला, मतलब इसका जो पहला अमाइलस है, दूसरा ट्राइप्सिन और तीसरा लाइपेज है। तो अमाइलस जो है वो स्टार्च को तोड़ता है, ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन को तोड़ता है। यहाँ पे देखिएगा, प्रोटीन को हम लोग ऊपर में बात करते हैं, पेप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है, ट्राइप्सिन भी प्रोटीन को तोड़ता है। उसके बाद लाइपेज जो है वो फैट को इमल्सिफाइड करता है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द इमल्सिफाइड फैट, और लाइपेज जो है वो इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करता है। उसके बाद द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करता है। तो इंटेस्टाइनल जूस में होते हैं कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ता है, प्रोटीन को इम्यूनो एसिड में तोड़ता है, और फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। उसके बाद ग्लूकोज, इम्यूनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल होते हैं, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं। इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कन्वर्ट द लार्ज एंड इनसोल्यूबल फूड molecules in a small water soluble molecules. The chemical digestion of food is brought about by biological catalysts called enzymes. और जो एंजाइम्स हम लोगों ने कब से एंजाइम्स का नाम हम लोग सुन रहे हैं, तो एंजाइम्स का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, ठीक ना। एंजाइम्स होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि हम लोग फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और पूरे बॉडी में जहां नीड्स होंगे उसको जहां जरूरत होगी उसको पहुंचाएगा। उसके बाद एसिमिलेशन जो होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है कि द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड फूड एंड डिजॉल्व फूड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज अ पार्ट ऑफ सेल। एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड बाय बॉडी। अब एसिमिलेटेड जो फूड होता है ना, वो बॉडी के लिए बॉडी में यूज होता है ताकि वो जहां जिसको जैसे जरूरत हो एनर्जी, उसको एनर्जी मिल सके। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद इजेशन है। तो इजेशन में जो डाइजेस्टेड फूड के बाद जो बचता होता है, वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट जो बचे होते हैं, वो इजेशन मतलब सिक्रेशन से यहाँ पे निकल जाते हैं। इस पे इन सब चीजों में छोटे छोटे बात बोल रहा हूँ। देखिए जैसे एब्जॉर्प्शन है, एलिमिनेशन है, इजेशन है, इसमें मैं थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो पूरा टर्म है फिर आगे पढ़ने में मिलेगा। देख लीजिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया हुआ है, इसके आगे डेंटल के थोड़ा सा मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर से हम लोग को वो सब चीज पढ़ना है। यहाँ पे देखिए रेस्पिरेशन है ना, इसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, हाँ इसमें देखिए ट्रांसपोर्ट के बाद इसमें इधर कहीं है मेरे को याद है, हाँ एक्सक्रीशन। देखिए एक्सक्रीशन यहाँ पे पढ़ना है, और डाइजेशन का तो हमने बात कर लिया हुआ है, और एब्जॉर्प्शन इतना ही है। एब्जॉर्प्शन इतना ही होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब सिर्फ ये उसमें ब्लड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोटेक्शन होता है, विल्ली होती है, मतलब विल्ली। उसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ना है अभी को, ब्लड से कैसे लेता है, ब्लड उसके बाद कैरी करता है, क्या करता है कैरी, ब्लड के बारे में जो पढ़ेंगे उसके में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इजेशन भी हो ही गया। अब डेंटल कैरिज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो डेंटल कैरिज का मतलब दांत के बारे में यहाँ पर बताया गया, टीथ के बारे में। तो टीथ जो होता है, द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड इनेमल। जो टूथ पे हार्ड क्या बोलते हैं उसको, कवरिंग होता है। जैसे ये टीथ है ना, तो इस पे हार्ड ऊपर कवरिंग जो व्हाइट कलर का ऊपर है दिख रहा है, उसको इनेमल बोला जाता है। तो द टूथ इनेमल इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। जो टूथ इनेमल है वो हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल होता है टूथ इनेमल। उसके बाद इट इज हार्डर देन इवन बोन्स, ये हड्डियों से भी ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद द पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। और जो पार्ट ऑफ टूथ होता है इनेमल के नीचे, उसको डेंटाइन बोलते हैं। तो डेंटाइन इज द सिमिलर टू बोन। वो डेंटाइन जो होता है बोन के सिमिलर होता है। इनसाइड द डेंटाइन इज पल्प कैविटी। डेंटाइल के नीचे पल्प कैविटी होता है, और उसके नीचे फिर गम होता है, ये गम मसूड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी और होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरिज। जब डेंटल कैरिज का डेफिनेशन है वो होता है कि जब दांत में हमारे जो है टीथ में होल्स होने लगते हैं, मतलब डेंटल कैविटीज होने लगती है, स्मॉल कैविटीज। जैसे पता है वही, देखिए मैं इसको बताता हूँ। मैंने बताया हुआ है, अच्छा एसिड बेस का तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है।
एक्चुअली होता क्या है कि जब हमारे टीथ पे, हमारे टीथ होते हैं, टीथ पे हमारे जो एसिड का अटैक होता है ना, एसिड तो पता ही है किसी चीज को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है उसको। तो जब एसिड अटैक करता है मतलब हमारे माउथ का पीएच जब 5.5 से लो हो जाता है तो हमारा टीथ जो है वो टूटने लगता है, खराब होने लगता है, और डेंटल कैविटी, इसमें कैविटीज होने लगती हैं। यही होता है, कैविटी होने लगती है यहाँ पे, क्योंकि एसिड अटैक करता है। तो इसीलिए इससे हम लोग बचने के लिए पेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट का। तो टूथपेस्ट जो होता है बेसिक होता है, और एक रिएक्शन होता है एसिड प्लस बेस, ये ए प्लस एसिड प्लस बेस होता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, ठीक ना, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जब एसिड हमारे टीथ पे अटैक करता है तो हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो बेसिक होता है, तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बह जाता है हमारा, तो टीथ उससे बच जाता है टूथपेस्ट का यूज करने से। इफ द टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर हम लोग टीथ को रेगुलरली धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, they become covered with a sticky yellowish layer of food particles and bacteria called dental plaque। अब डेंटल प्लेक का मतलब होता है जो टीथ गंदा हो जाता है, पीला हो जाता है, उसको हम लोग डेंटल प्लेक कहते हैं। उसके बाद ये आपका ये पार्ट खत्म हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ना है।